कनेक्टेड है। आज के वित्तीय साक्षरता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम में आप न्यायिक परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक साहब के विचारानुसार अर्थतंत्र एक ध्रुव विषय के साथ साथ एक बेहतरीन प्रौद्योगिकी भी है, जिसे आज के दौर में पूर्ण रूप से समझने व प्रबंधन करने की नितांत आवश्यकता है। अर्थतंत्र एक पूंजी के रूप में कार्य करती है, जो विकास के नए अवसर पैदा करने के साथ ही उन्नति का मार्ग प्रशस्त करती है। माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक साहब ने यह महसूस किया कि एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी के लिए एक सीमित आय में जीवन की मूल जरूरतों की पूर्ति करने के साथ साथ परिवार के बेहतर भविष्य के लिए एक धन संचय करना एक बड़ी चुनौती है। इसमें केवल अर्थ प्रबंधन ही हमें सहयोग कर सकता है। माननीय महोदय के इसी कल्याणकारी विचार के आधार पर पूर्व में दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को वित्तीय साक्षरता एवं विधिक जागरूकता विषय पर माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में पदस्थ न्यायिक व पुलिस सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी गण के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वित्तीय प्रबंधन की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नीलम टंडन द्वारा हमें अर्थ प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं को अच्छी तरह से समझाया गया था। माननीय न्यायाधिपति श्री आनंद पाठक साहब का ये विचार भी है कि उच्च न्यायालय परिसर एक विश्वविद्यालय की तरह भी कार्य करता है, जहां हम प्रतिदिन अपने ज्ञान की सीमाओं को विस्तृत करते हैं। इसलिए माननीय महोदय के आदेशानुसार हमारे अधिकारी व कर्मचारीगण के लिए वित्तीय प्रबंधन के विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए आज पुनः एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर नीलम टंडन द्वारा हमें और अधिक विस्तृत व लाभकारी जानकारी प्रदान की जाएंगी। डॉक्टर नीलम टंडन दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहकर वेलबीइंग शिक्षा फाउंडेशन की प्रबंधन निदेशक हैं। मैं मैडम से आग्रह करता हूं कि आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने का कष्ट करें। डॉक्टर टंडन। नमस्कार। आप देख सकते हैं मेरी स्लाइड्स? हाँ मैडम, देख रहे हैं। अच्छा, ये फुल स्क्रीन में है ना? जी मैडम, फुल स्क्रीन है। ठीक है। तो सर्वप्रथम मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ न्यायाधीश आनंद पाठक जी का, जिन्होंने मुझे ये फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी है आप लोगों के बीच आने के लिए। और स्पेशल थैंक्स, तहे दिल से शुक्रिया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर का कि आज हम फिर से मिले और आप सभी का जो आज अपना कीमती समय निकाल पाए और यहाँ पे मौजूद हैं। तो आज का जो विषय है वो है वित्तीय कल्याण और भावनात्मक कल्याण। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों को हम कैसे साथ साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि आज के समय में अगर आपके पास पैसा है और बहुत पैसा है, तब भी हो सकता है कि आप खुश नहीं हैं और मानसिक सुकून नहीं है। या हो सकता है कि जिनके पास पैसा कम है, वो फिर भी उनके पास फिर भी मानसिक सुकून है। या हो सकता है कि दूसरी तबके के वो लोग हैं जिनके पास पैसा है भी और सुकून भी है, मानसिक सुकून भी है। तो आज हम चाहते हैं कि आप, आपके परिवार के सभी सदस्य और आप जिनसे भी मिलें, वो इस बात को गहराई से समझ सकें कि वित्तीय कल्याण और भावनात्मक कल्याण दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप भावनात्मक रूप से सक्षम हैं, सक्षम का तात्पर्य है कि आप सोच सकते हैं अपना आज, कल और भविष्य, और आप उसको समझ सकते हैं कि आज आप जिस स्थिति में हैं, चाहे वो वित्तीय स्थिति हो या भावनात्मक स्थिति हो, वो उसमें आप क्यों हैं आज। और अगर उस स्थिति में आज आप हैं, तो क्या वो आप उसी स्थिति में रहना चाहते हैं या अपने आप को उस स्थिति से ऊपर ले जाना चाहते हैं, या आप अपने आप के लिए और अच्छा करना चाहते हैं और अपने परिवार के लिए और अच्छा करना चाहते हैं और जिस समाज में आप रहते हैं उनके लिए और अच्छा करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से हर इंसान, क्योंकि
ईश्वर ने हम सबको इंसान बनाया है तो एक सोचने समझने की शक्ति दी है। इसीलिए हम बाकी लोगों से या जीवित जो है प्राणी उनसे अपने आप को अलग कर पाते हैं, क्योंकि हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। और उस सोच और समझ को हमको इस तरह से अपने जीवन में उतार लेना है ताकि हम अपना भविष्य और वर्तमान सुरक्षित कर सकें, वित्तीय रूप से भी और भावनात्मक रूप से भी। तो आज का जो ये विषय है वो हम इसी पे बात करेंगे। सनातन जी ने मेरे से कुछ आपके प्रश्न भी शेयर किए हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ये जो प्रेजेंटेशन है बनाया है। और आप जब हम इसको पूरा कर लेंगे तो उसके बाद में आपके जो भी प्रश्न होंगे उसको भी हम ध्यान में लेके डिस्कस कर सकते हैं। तो पहले जा फर्दर हम इसको आगे ले जाएं उसके पहले मैं आपसे एक छोटी सी कहानी अ, साझा करना चाहती हूँ। ये कहानी के किरदार जो हैं सब काल्पनिक हैं, बट कहानी जब हम शेयर करेंगे तो आपको लगेगा कि इसके किरदार कहीं ना कहीं हमसे भी मिलते जुलते हैं। तो ये एक महिला है जिनका नाम है मिसेस माया। और ये मिसेस माया एक अपना डांस स्कूल चलाती हैं। और हर महीने ये मिसेस माया जब जाती हैं अपना घर का सामान लेने के लिए, तो उनको पता चलता है कि जब सामान ले लिया तो हर बार ही ऐसा होता है कि उस सामान में कुछ ना कुछ चीजें उनको कम करनी पड़ती है, क्योंकि जब कैश काउंटर पे पैसे देने की बारी आती है तो पता चलता है कि बिल जो है वो हमेशा जो उन्होंने सोचा था उससे ज्यादा ही हो गया है। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, वो मिसेस माया समझ ही नहीं पा रही हैं कि हर बार ऐसा कैसे होता है कि मैं जब बाजार जाती हूँ सामान लेने के लिए हर बार मुझे कुछ चीजें कम करनी पड़ती हैं, और ये कुछ चीजें जो है जरूरी चीजें हैं घर के लिए पर फिर भी मैं नहीं ले पा रही हूँ। तो माया की दीदी है, वो दीदी है खुशी। अब वो जो खुशी है वो एक उनकी मतलब हर समय सहायता करने को तैयार होती हैं। और माया को पता है कि जब भी कोई मुश्किल आएगी तो खुशी हमेशा उनके पास होगी, खुशी दीदी जो है वो हमेशा पास होगी। तो अब जब माया को पता चला कि मैं बिल दे नहीं सकती हूँ, या मैंने आज तो कुछ चीजें कम कर दी हैं बट कल मुझे अनुज जो उनका बेटा है उसकी फीस देनी है, और उस फीस के लिए अब मेरे पास पैसे नहीं है। तो दीदी को उन्होंने कॉल किया कि खुशी जी जो है उन्होंने उनको बोला कि माया मैंने तुमको कितनी बार पहले भी बताया है कि जब तक तुम अपने खर्चों को लिखना नहीं शुरू करोगी तब तक चीजें सुधर नहीं सकती। अब माया को ये बात समझ में नहीं आती कि खर्चे लिखने से क्या होगा। आय तो उतनी की उतनी है, खर्चे लिख भी लिए तो व्यय तो कम नहीं हो सकते ना। पर खुशी ने कह दिया कि इस बार तो मैं अनुज की फीस के लिए पैसे दे रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अनुज का नाम स्कूल से कटे, बट आगे से मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगी। अब इस बात से माया बहुत दुखी हो गई। माया को रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा क्योंकि अब दीदी मुझे पैसा नहीं देगी। उन्होंने डिसाइड किया कि दीदी से सहायता ली जाए। अब खुशी ने उनकी सहायता की, उन्होंने कहा कि चलो माया तुम अपने खर्चे लिखना शुरू करो, पिछले महीने तुमने जहां जहां खर्च किया उसको लिखो। अब माया को सारे खर्चे याद नहीं आ रहे थे क्योंकि उसने तो वो खर्चे कभी सोच समझ के किए नहीं। देख लिया कि शुरू में कितनी आय है और कितने मतलब अंदाजन खर्चे होंगे और उसके अकॉर्डिंगली खर्चे करती गई। और ये कभी सोचा ही नहीं कि महीने के आखिर में मेरे पास कितना पैसा बचेगा। और हर बार ये होता है। और जब उसने मोटे मोटे खर्चे लिखे तो उसमें उसको माया को पता चला, खुशी ने उसमें बताया कि देखो माया ये जो तुम्हारे खर्चे हैं इस खर्चों को अब तुम दो भागों में बांटो। एक जो खर्चे होंगे वो होंगे जो तुम्हारे निश्चित खर्चे हैं, जैसे कि बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गाड़ी की ईएमआई है, घर का किराया है, बच्चों की फीस है। ये तुम्हारे खर्चे निश्चित खर्चे हैं जो कुछ दवाइयां हैं, पापा मम्मी की जो भी है, ये खर्चे आपके निश्चित हैं, ये तो आपको करने ही करने हैं। बाकी खर्चे जो हैं जो ऊपर नीचे होते रहते हैं, वो खर्चे हो गए कि कपड़े खरीद लिए, बाहर खाना खाने चले गए,
किसी पार्टी में जाना है वहां चले गए, ब्यूटी पार्लर चले गए, कहीं डिस्काउंट ऑफर किया कि इतना प्रतिशत आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहां से नए कपड़े खरीद लिए, अपने लिए नहीं तो बच्चों के लिए खरीद लिए, हस्बैंड के लिए खरीद लिए। और उसके अलावा बाकी किसी चीज में कभी खर्चा कर दिया, मतलब कुछ बाहर से मंगा लिया, आज मन नहीं है बनाने का, चलो बाहर से ही मंगा लो, बिना सोचे समझे कि क्या मंगाया है, कितना खर्चा। अब ये जो खर्चे हैं, ये नियमित खर्चे तो नहीं है, निश्चित खर्चे नहीं है, पर ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इन खर्चों को खुशी ने कहा माया को कि अब इन खर्चों पे आप पूरा कैलकुलेट करो, पूरा इसका निकालो कि कितना पैसा इसमें लग रहा है हर महीने। और ये खर्चा जो है, इस खर्चे में से अब आप देखो कि जो चीजें आपने खरीदी थी, वो आपने कितनी बार फिर से उपयोग में लाए हो। जब माया उसको लिखने लगी, तब उसको पता चला कि इसमें से 1000 2000 के खर्चे ऐसे हैं जो मैंने बिना सोचे समझे किए। अब वो जो 2000 रुपए, अगर वो 2000 माया ने खर्च ना करके होते, उसको कहीं बचत में डाल दिया होता या निवेश में डाल दिया होता, और अगर उस पे 5% 10% भी उसको ब्याज मिलता, तो वो 2000 केवल 2000 नहीं रहते, बल्कि उससे ज्यादा ही होते। और वो पैसा जो है, वो उसको आज जो उसको हर बार खर्चा कम करना पड़ता है जरूरी चीजों के लिए, या खुशी दीदी के आगे मांगना पड़ता है पैसा, वो नहीं करना पड़ता। तो कहानी का सार ये है कि हर इंसान को पता होता है कि मेरे पास पैसा है, और मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उस पैसे को खर्च करूं, क्योंकि ये पैसा मैंने कमाया है। बट उस अधिकार के साथ साथ आपको ये भी सोचना है कि जो आज आपके पास है, वो कल भी रहे, परसों भी रहे, और कल और परसों वो उतना का उतना ना रहे, ज्यादा रहे। बिकॉज जो पैसा आप खुद देख रहे हो, जो चीजें आज आप खरीदते हो, और जो पढ़ाई आज है, या जो पढ़ाई आपने की थी, और जो पढ़ाई आज है मार्केट में, जो आप अपने बच्चों को स्कूल भेजोगे, या आप आगे कुछ पढ़ाई करना चाहते हो, उसकी उसकी कीमत 4 से 5 गुना ज्यादा है। मतलब जो 100 रुपए आज है, वो 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए नहीं रहेगी 5 साल बाद, उसकी वैल्यू 80 रुपए हो जाएगी। तो मतलब अगर आपको 100 रुपए चाहिए, तो आपको 120 रुपए कमाने पड़ेंगे। और 120 रुपए कमाने के लिए आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो आपकी तनख्वाह बढ़े, या तो कुछ और काम करो आप, क्योंकि आप अपने खर्चों पे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, या आप अपने खर्चों को लिख नहीं रहे हो, या आप डिसाइड नहीं कर रहे हो कि कल को आपकी जरूरतें क्या हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपना एक प्लान नहीं बना रहे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि वित्तीय कल्याण और भावनात्मक कल्याण आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप सोच सकते हो अपना आज, कल और परसों, तभी तो आप सोचोगे कि पैसा मेरे पास जो है, वो बढ़ तो सकता नहीं है अपने आप, या तनख्वाह उस हिसाब से तो बढ़ नहीं सकती है जैसे मेरे खर्चे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूं या चाहती हूँ कि अच्छा जीवन जीऊं, तो उसके लिए जरूरी है कि मैं आज से ही सोचूं। और आप ये मत सोचिए कि मैं अगर कुछ अपने खर्चे कम कर रही हूँ या कर रहा हूं, तो मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं त्याग कर रही हूँ, या मैं अपनी कुछ इच्छाओं को मार रही हूँ या मार रहा हूँ। ये गलत सोच है। आप सोचो कि ये जो पैसा है, मैं आज जो बचत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ये पैसा मैं इसीलिए बचा रहा हूँ या बचा रही हूँ, जब एक उचित समय आएगा, तब उस पैसे को मैं यूज कर पाऊंगी या उपयोग कर पाऊंगी या उपयोग कर पाऊंगा। अदरवाइज क्या होगा, जब उचित समय आएगा, तब आपके पास पैसा ही नहीं होगा। तो फिर आप कैसे उस जो आपको मौका मिला है, उसका फायदा उठा पाओगे? नहीं उठा पाओगे ना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, उदाहरण देती हूँ। जैसे अभी जो है, आप हमेशा पढ़ते होंगे कि जो मार्केट है नीचे चला गया है, बहुत लोगों को नुकसान हो गया है। इसमें जो है मार्केट में कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनका शेयर का प्राइस हजारों में था। अब वो हो सकता है कि हजारों से कुछ मतलब 5000 6000 कम होके मिल रहा है मार्केट में, बाजार में, शेयर बाजार में।
तो अगर आपके पास पैसा होता, तो आप आज उसको कम कीमत में खरीद लेते। और ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ही इस पे रहेगा। वो कंपनी भी तो काम करेगी, वो कंपनी काम करेगी क्योंकि उसको भी तो मार्केट में रहना है, उसको भी तो अपना खर्चा निकालना है। तो डेफिनेटली वो काम करेंगे। अगर वो काम करेंगे तो वो कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा तो डेफिनेटली कल या 1 साल बाद या 2 साल बाद वही शेयर जो आपने आज 2,000 3,000 में कम खरीदा, उसकी कीमत हो सकता है कि 8,000 10,000 बढ़ जाए। तो आप सोच रहे हो कि अगर आज आपके पास पैसा हो और अगर कीमतें कम हो रही हैं, तो आप फायदा उठा सकते हो ना। बट अगर आपके पास पैसा ही नहीं है और ऑलरेडी आपने लोन ले रखा है, तो आप सोच ही नहीं सकते कि आज हम इस मौके का कैसे फायदा उठाएं। तो सोचिए कि जो आप पैसा बचा रहे हैं, वो आप कोई त्याग नहीं कर रहे हो या अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो। और ये आपके लिए नहीं है, ये बच्चों को भी समझाइए। अपने बच्चों को भी समझाइए कि ऐसा है बेटा या बेटी कि आपका जन्मदिन है, आपके जन्मदिन के लिए हम आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट दे रहे हैं, जैसे कि 5,000 दे दिया आपको। अब इस 5,000 में आप डिसाइड कर लो कि इस 5,000 में आप निश्चय करो कि भाई आपको क्या क्या चाहिए। आप डिसाइड कर लो खाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, आप अपने कितने दोस्तों को बुलाओगे, उसमें खाने में क्या क्या आप रखोगे, और उस खाने के अलावा आप उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो वो गिफ्ट की क्या कीमत होगी। और ये जन्मदिन के लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं। अब बच्चा समझ सकेगा कि इसी 5,000 में मेरे को सब कुछ करना है। चाहे वो मेरे दोस्तों के लिए करना है, चाहे वो खाने के लिए करना है, चाहे मेरे को घर सजाना है, चाहे मेरे को कार्ड बनाना है, चाहे मेरे को अपने लिए ड्रेस लेनी है, जो भी करना है। अब बच्चे के ऊपर आपने उसको एक अधिकार दे दिया कि पैसे, हाँ, तुम एक निर्णय लेने की तुम में क्षमता है। वो बच्चा समझेगा कि हाँ, मेरे में निर्णय लेने की क्षमता है। उसका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ, मेरे माता-पिता मुझ पे यकीन करते हैं कि मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूँ या निर्णय ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। अब वो बच्चा उसके अलावा ये भी सोचेगा कि कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे नहीं करना। इसका क्या फ़ायदा होगा? आपको उस बच्चे में एक एक आदत डाल देंगे आप उसमें, या उसमें एक सोच का निर्माण करेंगे आप, जो सोच उसको ये सोचने के लिए आज नहीं हमेशा के लिए हेल्प करेगी, मदद करेगी कि पैसे का क्या महत्व है। अब जब खुशी ने माया को कहा कि तुम अपने खर्चे सोच नहीं पा रही हो, क्योंकि हमारे माता-पिता ने हम बच्चों को कभी भी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। जो हमने माँगा उन्होंने दिया। और ऐसा नहीं है उनके पास में पैसा इतना था कि वो देते ही जाएँ, देते ही जाएँ। पर उन्होंने क्या किया? अपने खर्चे सब कम कर दिए, चाहे वो ज़रूरी खर्चे थे, ताकि हम बच्चे खुश रह सकें। अगर उस समय हमारे माँ-बाप ने हमको ये सिखा दिया होता, ये बोल के नहीं कि बेटा हमको भी खर्चे करने हैं, ये कह के कि देखो हम तुम्हारी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं, बट उसके लिए हम अपने ये खर्चे सैक्रिफाइस कर रहे हैं, इनको हम नहीं कर पा रहे पूरा। जब एक बच्चे को ये समझ में आएगा कि मेरे माता-पिता मेरे लिए चीज़ें लाने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको वो अपनी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो वो बच्चा बचपन से इस बात को समझ सकेगा। और हो सकता है कि वो बच्चा इस बात को आगे अपने जीवन में उतार पाए कि जो पैसा है, वो पैसा 2 तरीके से हो सकता है खर्च। एक अपने लिए या सबके लिए। अगर उस बच्चे को बचपन से ये नहीं समझाया गया, तो वो बच्चा कभी नहीं समझ पाएगा कि ये जो पैसा है, वो कितनी मुश्किल से मेरे माता-पिता ने कमाया है, और ये पैसा मैं आगे इसको कैसे किस तरीके से उपयोग करूँ। तो हर चीज़ का अंत या शुरुआत यही है कि आप भावनात्मक रूप से कितने समझदार हैं और आप वित्तीय रूप से कितने सुरक्षित हैं। अगर आप भावनात्मक रूप से समझदार हैं, तभी आप वित्तीय रूप से सुरक्षित रहेंगे।
और ऐसा नहीं है कि पैसा, जैसे हमने पहले भी इस पे डिस्कस किया था, कि पैसा ऐसा नहीं है कि पैसा जैसे कि बिजली है, सपोज आपके घर में लाइटें हैं, अब पंखे चलते जा रहे हैं, एसी चलता जा रहा है, आप बच्चे को समझाइए, खुद भी इसको अमल कीजिए कि अगर आप बच्चे को समझाएंगे, देखो 600 यूनिट खर्च हो गया, हर यूनिट की कीमत ये है, इसका मतलब है कि हम 2000 रुपए बिजली के दे रहे हैं। अगर ये 2000 में से अगर हमने 600 यूनिट कम कर दिए या 300 यूनिट कम कर दिए, तो हम इतना पैसा बचा लेंगे। इतना पैसा हम बचा लेंगे, तो हो सकता है 1000 रुपए से हम तुम्हारे लिए कुछ एक अच्छा सा गिफ्ट ला सकें। बच्चा समझ जाएगा कि हाँ, हर बार पंखे बंद करने हैं। किसी भी चीज का सेव करना, जैसे माननीय आनंद पाठक जी ने भी किया है कि सबको बोला है कि पेड़ लगाओ। तो ये जो है, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी जिस सोसाइटी में आप रहते हो, ये चीजें भावनात्मक, जो लोग समझदार होते हैं या जो भावनात्मक रूप से समझते हैं या स्ट्रांग होते हैं, सक्षम होते हैं, वो ही वित्तीय रूप से सुरक्षित हो सकते हैं। केवल कहने से कुछ नहीं होगा, आपको इसको अपने जीवन में अमल करना पड़ेगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे ये शेयर कर रही हूँ। मेरी दूसरी स्लाइड दिख रही है ना आपको? हेलो? हेलो? दिख ये रही मेरी मैडम, स्लाइड वित्तीय दिख रही और है ना? भावनात्मक भलाई। अ, हाँ, ठीक है। सो सो मैं सबसे पहले, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, फिर भी मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगी, वेलबींग शिक्षा फाउंडेशन माननीय न्यायमूर्ति आनंद पाठक जी का तहे दिल से आभारी है कि उन्होंने हमें आपसे बातचीत करने का अवसर दिया। आज हम आपकी वित्तीय और भावनात्मक भलाई के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि वित्तीय और भावनात्मक भलाई दोनों आपस में संबंधित हैं, ये मैं आपसे साझा कर चुकी हूँ। और अगर आपके पास वित्तीय सुरक्षा है, तो आप खुश रहेंगे। और अगर आप खुश रहना चाहते हैं, तो आपको अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में सोचना पड़ेगा, अपनी आकांक्षाओं को एक परिभाषा देनी पड़ेगी, ताकि जो आपका पैसा है, जो आपकी आय है, जो आपकी बचत है, वो आप सुरक्षित रख सकें और आगे खुश रह सकें, आज भी रह सकें और अपने परिवार को भी खुश रख सकें। सबसे जरूरी है इसके लिए धन का प्रबंधन। अब ये बहुत भारी भरकम शब्द लगते हैं, प्रबंधन, बट ये बहुत आसान है अगर आप अपने आप से कुछ सवाल पूछेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि आपको पैसा क्यों चाहिए, इसकी आवश्यकता कितनी है, कितने पैसे की आपको आवश्यकता है, लिखिए। और आपके पास कितना पैसा है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी आवश्यकता है और कितना पैसा है, उसमें कितना डिफरेंस है, दोनों में कितना डिफरेंस आए हो, आप समझ रहे हैं। आप कब तक अपने खर्चों को पूरा कर, अगर आपके पास आज पैसा है, तो उस पैसे से आप 1 महीने के लिए आप अपना खर्चा निकाल पाएंगे? या सपोज अगर कोई परेशानी आ जाती है, तो आप अगले महीने के लिए उतना ही पैसा आपके पास है कि आप उन परेशानियों को उस पैसे से पूरा कर सकें? और इसके अलावा आप ऐसा सोचते हो कि आपके घर में आपको पता है कि पैसे का, जो खर्चे का निर्णय लेना है, वो कौन लेता है? ये सब सवाल आप अपने आप से पूछिए। जब आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, तो ऑब्वियसली आप उनके उत्तर भी ढूंढेंगे। जब उत्तर ढूंढेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ है। आपकी मासिक आय कितनी है? आप उस मासिक आय में कितने व्यय करते हैं? उस व्यय में आप कितने व्यय ऐसे हैं जो कि आप बिना सोचे समझे करते हैं? आपके पास महीने के आखिर में जब पैसा ही नहीं है, तो कुछ आपात परेशानी हो गई, तो फिर आप कैसे उसको, जैसे हमने सबने कोविड में देखा है। कोविड में लोगों के पास नौकरी नहीं थी, जिनके पास नौकरी थी, उनकी आय जो थी आधी हो गई थी।
और पैसे मिल नहीं रहे थे बट खर्चे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि हेल्थ से बढ़कर क्या हो सकता है? ऑक्सीजन सिलेंडर की प्राइस कितनी हो गई थी। तो ऐसे समय के लिए आपके पास, सपोज कल को कुछ अ, गाड़ी में प्रॉब्लम आ गई, आपकी 5 साल पुरानी कार है, अब कार में प्रॉब्लम आ गई जो आपने सोचा नहीं था। अब ये तो आपने खर्चे अपने प्लान नहीं किए थे ना, वो खर्चे क्या हो गए? आकस्मिक खर्चे हो गए। अब वो खर्चे आप कहाँ से पूरे करोगे जब आपने कुछ प्लानिंग ही नहीं किया है? तो एक एक बार अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। जब वो सवाल पूछेंगे तो उनके आप जवाब भी ढूंढेंगे। जब जवाब ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे परेशानी है। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको अपने आप से पूछने हैं, तभी आप अपना पैसा ठीक से अ, उसका प्रबंधन कर पाएंगे। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको सोचना है कि मुझे, मेरे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कि मेरे को, एक एग्जाम्पल, सिंपल उदाहरण मैंने लिया है, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि छुट्टियों में 5 दिन के लिए हम सपरिवार जाएं सिक्किम। ठीक है, तो हमने सोच लिया कि हम सिक्किम जाएंगे परिवार के साथ में। अब ये तो हमने सोच लिया कि सिक्किम जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो गया? वित्तीय लक्ष्य, कि 10 मई से 15 मई को गर्मियों की छुट्टियों में हम सिक्किम जाएंगे परिवार के साथ। ये आपने लक्ष्य बना लिया। अब इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको कितने सारे ये क्या है? शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब छोटे समय का हमारा लक्ष्य है। अभी हम हैं मार्च में, इनफैक्ट मार्च खत्म ही होने वाला है, तो अप्रैल मई 1 महीने की बात है। तो ये हमारे शॉर्ट टर्म के वित्तीय लक्ष्य हो गया। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर हम एक्चुअली जाना चाहते हैं सिक्किम, तो अब दूसरी बात हमको सोचनी पड़ेगी कि अगर हम सिक्किम में जाएंगे तो हमको एक परिवार के लिए, फैमिली का एक होटल लेना पड़ेगा, जिसमें अगर 4 लोग हैं तो नॉर्मली 2 लोगों के लिए होता है कमरा, तो हमको फैमिली रूम लेना पड़ेगा। अब उस फैमिली रूम की कीमत कितनी होगी, कितनी लागत लगेगी, उसके लिए कितना पैसा मांग रहे हैं होटल वाले? रिसर्च कीजिए। ठीक है, गूगल आपके पास है, सब आप ढूंढिए कि कितना पैसा, उसको लिखिए कि जाने के लिए एक होटल के लिए इतना किराया लगेगा, वहां पे जाने के लिए हमको इतना पैसा, यात्रा के लिए हमको इतनी लागत लगेगी, उसके अलावा हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ खरीदारी भी करेंगे, उसके लिए हमको इतना, हर चीज को लिखिए, हर पैसे को लिखिए, हर खर्चे को लिखिए। और फिर उसके बाद सोचिए कि सारा पैसा का इसका विभाजन कैसे होगा, कि कितना पैसा किस चीज के लिए चाहिए, आपने सब लिख लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपने खर्चे, आपको पता चल गए टोटल खर्चा कितना होगा सिक्किम जाने के लिए। अब आप सोचो कि ये खर्चे हम कैसे पूरे करेंगे। ठीक है, अब उस खर्चे के लिए आपको, आपके पास एक एक अमाउंट आ गया। चलिए ये 50,000 रुपए हो गए। ठीक है, एक उदाहरण के लिए 50,000 रुपए हो गए। अब इस 50,000 के लिए हम ये 50,000 लाएंगे कहाँ से? इसके लिए हमको क्या क्या खर्चे कम करने पड़ेंगे, जो अभी हमारे वर्तमान में खर्चे हैं। हमने हमने शुरू में देखा था कि कुछ निश्चित खर्चे होते हैं, कुछ होते हैं खर्चे जो बदलते रहते हैं। अब हमको कहाँ पे हम खर्चे कम कर पाएंगे? क्या हमारे पास पैसा है, पर्याप्त पैसा है सिक्किम जाने के लिए? और घर का हर सदस्य कितना पैसा दे रहा है इसके लिए? इसके लिए मुझे कितना पैसा देना है? उस पैसे से क्या हम सिक्किम जा पाएंगे? जो हमारे खर्चे हैं 50,000 रुपए, वो हम पूरे कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो हमको किन किन खर्चों पे काम करना पड़ेगा, वो खर्चे लिखिए। उन खर्चों के लिए कितना पैसा बचेगा वो लिखिए। उसको हर 15 दिन में फिर से देखिए कि जो खर्चा हमने बचाने की कोशिश की, क्या हम वो मीट कर पा रहे हैं, या हम उस पे अमल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो ये एक छोटा सा उदाहरण है आपके लिए। चाहे वो आपको किसी शादी में जाना है, उसके लिए कुछ खर्चा करना है, चाहे आप एक जन्मदिन का पार्टी करना चाहते हैं उसके लिए है, या घर में 2 महीने में किसी की लाइक एंगेजमेंट है या शादी है उसके लिए करना चाहते हैं। तो अगर आप ये नहीं सोचेंगे, चाहे वो ये छोटे समय के हो या लंबे समय के हो, वित्तीय लक्ष्य, इसी तरह से आपको आगे बढ़ना है। आपको पहले एक
उसको डिसाइड करना होगा कि ये मेरा लक्ष्य है क्या? उसके लिए कितना पैसा चाहिए? वो पैसा तो दूसरी तीसरी बात है, उसके लिए आप इतना पैसा आपको किस किस चीज के लिए चाहिए। तीसरी बात है कि वो पैसा किस किस चीजों से आएगा, कहाँ कहाँ से आएगा, कहाँ कहाँ पे आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे। और चौथा है कि क्या सिक्किम जाना जरूरी है इस समय पर? जब आपने सब देख लिया तब आपको पता चलेगा कि मेरे जो खर्चे हैं वो मैं इस हद तक कम नहीं कर सकती या कर सकता कि जिससे कि हम सब 1 महीने बाद सिक्किम जा पाए। अब क्या करें? छुट्टियां हैं, गर्मी की छुट्टी, सिक्किम नहीं जा पाते। कोई बात नहीं, हम ऐसा प्लान करते हैं कि जो पास की जगह वहां चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारे खर्चे हम उसको पूरे कर पाए। तो इसका इसका क्या मतलब तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि आप ऐसे ही वित्तीय लक्ष्य बनाइए जो कि आप पूरे कर सके। वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि आप एक काल्पनिक वित्तीय लक्ष्य बना लिए कि हम ये कर लेंगे और आप उसको पूरे ही नहीं कर पा रहे हैं, और फिर आपको एक अलग फ्रस्ट्रेशन होगी कि मैं कर ही नहीं पा रही या कर ही नहीं पा रहा। और फिर आप क्या करेंगे? आप लोन ले लेंगे कि नहीं नहीं नहीं, बच्चों से प्रॉमिस किया, जाना तो है ही। इसीलिए वित्तीय लक्ष्यों को लिखना, चाहे वो शॉर्ट टर्म के हैं, 2 महीने के लिए, 3 महीने के ऑब्जेक्टिव के लिए हैं, लक्ष्य के लिए हैं, या 4 साल के लिए हैं, या 10 साल के लिए हैं, या 20 साल आपके रिटायरमेंट के लिए हैं, आप उसको लिखिए। लिखिए, और उसको ऐसे मत लिखिए कि जिससे कि आपको ही समझ में ना आए कि उसके लिए कितना पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आएगा। तो हर चीज को लिखना, उसको एक परिभाषा देना, उसको एक उसके लिए एक अमाउंट डिसाइड करना बहुत बहुत जरूरी है। तभी आप अपने वित्तीय लक्ष्य को पा सकते हैं। चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे वो बच्चों की शादी हो, चाहे आपको एक नई गाड़ी लेनी हो, चाहे आपको कहीं बाहर जाना हो, चाहे आपको किसी मित्र के साथ मिलना हो एक लंबे समय के बाद, अ, सिटी के बाहर, जो भी आपको करना है, आपको वित्तीय लक्ष्यों को एक परिभाषा देना जरूरी है। और ये सबको सिखाइए, सबको सिखाइए। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि जो आपने बनाया है अपना लक्ष्य, वित्तीय लक्ष्य, उस लक्ष्य के लिए हर महीने के लिए एक टाइमलाइन बनाइए, समय रेखा बनाइए, और उसको देखिए कि वो समय रेखा पे हम अमल कर पा रहे हैं या नहीं। अगर हमने कहा था कि अप्रैल 15 तक मेरे पास 50,000 में से, खर्चे के में से 20,000 का बचत हो जानी चाहिए। अगर वो 20,000 की बचत नहीं हो रही है, तो आप ये मत सोचिए कि 15 दिन में आप, अगर आपने 15 की है, तो आप 15 दिन में 30 की कर लोगे। अगर आप उसमें अमल नहीं कर पा रहे, मतलब आप नहीं जा सकते। तो जो आपने समय रेखा बनाई है, उस पे आपको अमल करना ही होगा। और उसके लिए जरूरी है कि आपको शुरू से ही प्लानिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि आपको जो आप चाहते हो वो आपको मिल सके। ये वित्तीय लक्ष्य है ये। पर उस लक्ष्य को पाने के लिए ये रास्ते हैं, और इस रास्ते को अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, अगर आप इस पर नहीं अमल करेंगे, तो आप कभी भी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देना चाहती हूँ। जब हम स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं वित्तीय लक्ष्य, तो हम उनको कहते हैं कि आप, जैसे एक छोटी सी बच्ची है जो चाहती है कि एक सुंदर सी वो अपने लिए पिंक ड्रेस ले ले, गुलाबी कलर की ड्रेस ले ले। अब उस गुलाबी ड्रेस को उसने देखा बाजार में जाके, उसकी कीमत है 4,000 रुपए। उस बच्ची ने अपने कमरे में एक कार्डबोर्ड से खिलौना बनाया या पिगी बैंक बनाया, और उस पिगी बैंक पे लिख दिया 4,000, और सुंदर सी वो पिंक ड्रेस बना दी, उसकी ड्राइंग बना दी। अब जब भी वो बच्ची कमरे में जाती है पढ़ने के लिए, तो वो अपना देखती है गुल्लक, और उस गुल्लक पे देखती है 4,000 लिखा हुआ है, और उसके ऊपर वो बनी हुई है पिंक ड्रेस। और जब भी वो उस ड्रेस को देखती है और वो 4,000 को देखती है, उसको उसको समझ में आता है कि मेरे को इस गुल्लक में 4,000 जोड़ने ही जोड़ने हैं।
उसका वित्तीय लक्ष्य क्या है? 4,000। किसके लिए? वो गुलाबी ड्रेस के लिए। और इसके लिए वो क्या करेगी? एक एक अपना समय रेखा बनाएगी, उस समय रेखा को अमल करेगी। मेरा बर्थडे आ रहा है 2 महीने बाद और मुझे 4,000 की ये ड्रेस खरीदनी है और 2 महीने में मुझे 4,000 जोड़ने हैं। और उस 4,000 को जोड़ने के लिए मम्मी जो मुझे पैसा देती है, जब पापा जो मुझे पैसा देते हैं, या जो नानी नाना या दादा दादी या कोई भी आके घर में मुझे कोई पैसा देता है, उस पैसे को मैं उसमें से 10% 20% मैं अपनी गुल्लक में डालूंगी डालूंगी, तब जाके मेरे पास 4,000 होंगे। जब वो छोटा सा बच्चा ये सोच सकता है, तो हम बड़े क्यों नहीं सोच सकते? तो अगर आप प्रबंधन सीख गए, तो आप कोई भी वित्तीय लक्ष्य को पा सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इसको अमल करेंगे तो। सो अब एक तो हो गया कि हमारी अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, ये जो हम पूरी करना चाहते हैं उसके लिए, या हमको लगता है कि ये चीजें करनी ही करनी है। आज आज मेरा बच्चा है जो 10 साल बाद मेडिकल में जाएगा या जाएगी, उसके लिए मेडिकल की फीस है, आज है वो 10 लाख रुपए, 10 साल बाद 15 लाख, 15 साल बाद वो तो डेफिनेटली 30 लाख चली जाएगी। तो आज ही मेरे को 30 लाख रुपए उसके लिए जोड़ने हैं। ये तो हो गया आपके वित्तीय लक्ष्य जो आप चाहते हो। उसके अलावा भी आपको सोचना पड़ेगा आपातकालीन के लिए, जो कि कभी भी किसी के साथ आ सकती है प्रॉब्लम। उसके लिए आपको कुछ पैसा अलग रखना ही होगा हर हाल में। वो आप कहाँ से निकाल सकते हो? वो पैसा आपातकालीन के लिए जो कि आपको छूना नहीं है, वो पैसा आप कहाँ से निकाल सकते हो? केवल जो आपके खर्चे हैं, जो बदलते रहते हैं, उन खर्चों पे से आपको कुछ पैसा निकालना ही होगा और उन खर्चों को आपको कम करना ही होगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपातकालीन में आपको परेशानी हो या आपके परिवार को कोई परेशानी हो। इसीलिए कुछ पैसा आपको अलग से निकालना होगा और ये पैसा आप तभी निकाल पाओगे जब आप प्रबंधन समझ पाओगे और उस प्रबंधन में आप एक बजट बना पाओगे। अपना रोज का खर्चा लिखिए, उस खर्चे को 2 भागों में विभाजित कीजिए। एक भाग जो होगा निश्चित खर्चे, जैसे मोबाइल का लोन ले लिया, मोबाइल आपने लोन पे ले लिया, या टीवी आपने लोन पे ले लिया, अब उसका आप ईएमआई दे रहे हैं, या वॉशिंग मशीन आपने लोन पे ले ली, उसका ईएमआई दे रहे हैं, या गाड़ी आपने लोन पे ले ली, उसका ईएमआई दे रहे हैं। कोशिश कीजिए सबसे पहले ईएमआई को पूरा कीजिए, लोन को पूरा कीजिए। जब तक आप अपना ऋण को खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप आगे कैसे सोच पाएंगे? तो बनती कोशिश, जहां तक हो सके, कम से कम ऋण लीजिए, बिकॉज ऋण के साथ में आपको एक ब्याज भी देना होगा और ब्याज के लिए आपको जो अपने खर्चे हैं वो कम करने पड़ेंगे। और ब्याज अगर आपने समय से नहीं दिया, तो उसके ऊपर फर्दर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये तो बहुत महंगा सौदा हो जाएगा। इसीलिए आपको सोचना होगा कि बनती कोशिश कम से कम ऋण लीजिए, अपने वित्तीय लक्ष्य बनाइए और उन वित्तीय लक्ष्यों के अकॉर्डिंगली अपना पैसा बचाइए और उस पैसे को उस वित्तीय लक्ष्य को पाने के लिए खर्च कीजिए। उसके अलावा एक कुछ, जैसे, अगर आपातकालीन के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमको, आप कैसे इसका निर्णय लोगे कि कितना पैसा रखना चाहिए? इसका एक सिंपल तरीका है, आसान सा तरीका है कि आप देखो आपके महीने के कितने खर्चे होते हैं, जो खर्चे आपको करने ही करने हैं चाहे कुछ हो जाए। अगर ये खर्चे आप सोचते हो कि महीने के 40,000 होते हैं, तो कम से कम अगले 2 महीने का जो ये निश्चित खर्चा है, उतना पैसा आपके पास होना ही चाहिए आपातकालीन के लिए। मतलब कम से कम 80,000 या 1,20,000 होना ही चाहिए, जो पैसा आप बिल्कुल भी छुएंगे नहीं।
अब ये तो बहुत मुश्किल काम है कि आपातकालीन के लिए हम 2 महीने का, 3 महीने का पैसा बचा सकें। तो आप 15 दिन से शुरू कीजिए कि अगर 15 दिन मेरे पास पैसे नहीं होंगे या कुछ मेरे पास आपातकालीन आ जाती है परेशानी, तो मेरे पास 15 दिन का पैसा है। अगर आप 15 दिन से शुरू करेंगे, तभी तो आप आगे के लिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए डिसाइड कर पाएँगे। ये पैसा जो है आपातकालीन पैसा, आप बिल्कुल भी छुएँगे नहीं। इसलिए आप इसको डाल दीजिए, फिक्स्ड डिपॉज़िट में डाल दो। फिक्स्ड डिपॉज़िट्स में डाल दीजिए या आरडी में डाल दो, रेकरिंग डिपॉज़िट में डाल दो। पोस्ट ऑफिस की इतनी अच्छी-अच्छी स्कीम्स हैं। इन पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में आपको, अगर आप रेकरिंग डिपॉज़िट समझते हैं ना, हर महीने अगर आप पैसा डालें, चाहे आप 2000 ही डालें हर महीने, तो 6.7 का आपको अ, वो मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और अगर आप बैंक में डाल देंगे, तो आपको क्या होगा? बैंक में तो केवल 4% मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 2.7% ज्यादा मिल रहा है ना, प्रतिशत ज्यादा मिल रहा है। तो इसीलिए आप क्या करोगे? आप अपना पैसा आरडी में डाल दो, रेकरिंग डिपॉजिट में डाल दो, पोस्ट ऑफिस में 6.7 पे डाल दो, या पोस्ट ऑफिस की महीने की बचत लाइक स्कीम है। ये स्कीम में आपको 7.44 का मिल जाता है ब्याज। वो बेटर है ना, वो ज्यादा अच्छा है, तो आप उसमें डाल सकते हो। या अगर आप 1 साल के लिए डाल दोगे तो 6.9% मिलेगा। अगर आप 2 साल के लिए डालोगे तो 7% मिलेगा। 5 साल के लिए डालोगे तो 7.5 मिलेगा। बट अगर आप एफडी में डालोगे पैसा, अगर आप फिक्स डिपॉजिट में डालोगे, तो ये है कि वो एक समय के लिए आपका मतलब सेफ है। आप उसको छुओगे नहीं ना पैसे को। आपको पता है अगर मैंने पहले निकाल लिया तो मेरे को कम मिलेगा इंटरेस्ट। तो इसीलिए आप रेकरिंग डिपॉजिट में कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हो, ताकि वो पैसा आपका आपातकालीन में काम आ सके। कल को अगर कुछ परेशानी हो, खुदा ना खास्ता, तो वो पैसा आप फिर निकाल सकते हो। और वो पैसा आप डालते रहिए। आप शुरू तो कीजिए, 500 से कीजिए, 1000 से कीजिए। ठीक है? तो ये आपातकालीन हो गया। सो मैंने आपको बता दिया है कि आपातकालीन के लिए आपको क्या करना है। अपने जो खर्चे हैं जो बदलते रहते हैं, जैसे कि आप बाहर खाना खाने जाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी जाते हैं, या घर में लोगों को बुलाते हैं और उनके साथ खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, या बिजली बिजली का बचत नहीं करते हैं और पार्लर में खर्चा कर देते हैं, या नए जूते खरीदते रहते हैं, या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हैं, अ, या कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास पहले से है और वो चीजें आपने यूज ही नहीं कर रहे, आप उसको उपयोग में ही नहीं आ रही है, आपके नए कपड़े हैं और आप खरीदते जा रहे हो क्योंकि आपको पता चल गया कि इस पे 20% हमको डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ भी हो, वो कुछ भी हो, चाहे वो रसोई का सामान हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बाहर से खाना हो, चाहे वो पार्टी के लिए जाना हो, कुछ भी हो। अगर आपको कुछ छूट मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको लेते जाइए। एक बार देखिए, जरूरत है, आपने बजट बनाया ना, आप बजट में देखिए कि हमने पिछले महीने कब लिया था ये, हमने उस चीज को कितनी बार उपयोग में लाए हैं, हम लाए हैं कि नहीं लाए हैं, अभी कितना बचा है। तो चाहे वो 50% भी छूट पे मिले, मैं नहीं लूंगी या मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे को उसकी आवश्यकता नहीं है और ये मेरा निश्चित व्यय भी नहीं है। तभी तो आप आपातकालीन के लिए, तभी तो आप निवेश कर पाएंगे, तभी तो आप अपने वित्तीय लक्ष्य पा सकते हैं। यही तो है आपका लाइक इमोशनल, मानसिक लाइक कल्याण, कि हाँ, हमको ऐसा करना ही है। सो आप सबसे पहले ये एक निश्चय ले लीजिए कि कुछ हो जाए, मैं हर महीने 10% अपनी कमाई में से अलग रखूंगी या रखूंगा, और इसका 5% मैं डाक खाने की किसी बचत योजना में डाल दूंगी या डाल दूंगा, और बाकी 5% मैं बैंक में डाल दूंगी या डाल दूंगा। ताकि 5% जो बैंक में डाला वो मैं निकाल सकती हूँ या निकाल सकता हूँ, और जो 5% मैंने बचत में डाला है, ये डाकघर में डाला है, वो मेरा चला गया आपातकालीन के लिए।
जैसे-जैसे तनख्वाह, अगर सपोज़ आपकी तनख्वाह बढ़ी 5% तो आपका उसके हिसाब से अ, जो बचत है वो भी बढ़ जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपकी तनख्वाह बढ़ती जा रही है और आपका अमाउंट जो आप बचत कर रहे हैं वो उतना का उतना है। तो यही है प्रबंधन, यही है अ, मानसिक वेलबींग या कल्याण जो हम बात कर रहे हैं। आपके क्वेश्चंस जो भी होंगे मैं ले लूंगी बाद में। तो आपातकालीन के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया है कि एक तो आइडियली तो होना चाहिए 3 से 6 महीने के आपके खर्चे आप पूरे कर सकें, इतना होना चाहिए। बट अगर आप 3 से 6 महीने के बुनियादी खर्चे अपने नहीं पूरे कर सकते हैं, आप अभी इतना पैसा नहीं जोड़ सकते हैं, तो आप शुरू तो कीजिए 1 महीने से, 2 महीने से, और अपना लक्ष्य रखिए कि 3 से 6 महीने का आपके पास आपातकालीन बचत हो, जो आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में डाल सकते हैं। अब जब आपने बचत का सोच लिया, आप अगर बजट बनाने लग गए, आपको पता चल गया कि आपके जो खर्चे हैं, ऐसे जो खर्चे हैं जो आप कम कर सकते हैं, उस पे आपने काम कर लिया, तो अब आप निवेश का सोच सकते हैं। और निवेश आपको करना भी पड़ेगा, क्योंकि निवेश नहीं करेंगे तो जो पैसा है वो 10% से 12% से कैसे बढ़ेगा? पैसा बढ़ेगा कैसे? अगर पैसा बढ़ेगा नहीं, तो अभी आपने देखा कि जो फीस आज मेडिकल कॉलेज की 10 लाख रुपए है, वो 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए तक चली जाएगी। माफ कीजिए। सो इसीलिए जरूरी है कि आपको निवेश के लिए ये पैसा अपना बचाना पड़ेगा। सो सबसे पहला रूल हो गया प्रबंधन में, अपने पैसे को देखना कि कहाँ खर्चे हो रहे हैं। उन खर्चों को दो में विभाजित करना, नियमित खर्चे और जो खर्चे ऊपर नीचे होते रहते हैं। नियमित खर्चे जो ऐसे हैं, जैसे लोन का ईएमआई है, उसको हमको सबसे पहले खत्म करना है। जैसे हमारी कुछ हमारे को कुछ तकलीफ है, उस पे हम खर्चा कर रहे हैं, शारीरिक तकलीफ है, तो हमको अपने आप को शारीरिक रूप से फिट करना है। उसको उसको हमको सबसे पहले काम करना पड़ेगा। तो ये जो निश्चित खर्चे हैं, एक तो आप उस पे काम करेंगे, उसको देखेंगे। उसके अलावा जो खर्चे आपके बदलते रहते हैं, उन खर्चों में से आप जो जरूरी खर्चे नहीं है, उसको आप कम करेंगे। उसके बाद आप निवेश का सोचेंगे। निवेश जो है, ये निवेश आपके वित्तीय लक्ष्य से के अकॉर्डिंगली बनेंगे। जो आपके वित्तीय लक्ष्य हैं, उसी के लिए तो निवेश बनेंगे। जो आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, बच्चे की शादी के लिए होना चाहिए, एक मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि मेरे पास अपना घर हो, उसके लिए पैसा चाहिए। जो भी आप चाहते हैं, उसके लिए आपको निवेश करना होगा। और निवेश के लिए आपको पता है कि मेरी तनख्वाह उस हिसाब से बढ़ेगी नहीं। तो इसके लिए सबसे सिंपल जो रूल है वो है कि आज से शुरू कर दीजिए। और और छोटा बच्चा भी कर सकता है ये। ऐसा नहीं है कि आप 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए तभी आप निवेश कर सकते हैं। जो बच्चा छोटा सा है, जिस 10 साल का बच्चा है, जिसको कि कुछ पैसा मिलता है, कोई गिफ्ट मिलती है या मम्मी पापा देते हैं या स्कॉलरशिप मिलती है, वो बच्चा उस पैसे को भी निवेश कर सकता है। उस पैसे को निवेश करने से उस बच्चे को पता चलेगा कि मेरे जो 1000 रुपए हैं वो 5000 बन गए, 10,000 बन गए। कितनी खुशी होगी उस बच्चे को कि वो मेरे पैसे 5,000 से 10। ये है निवेश का कमाल। तो इसीलिए आपको सोचना पड़ेगा कि निवेश, और निवेश के लिए आपको तीन बेसिक स्तंभ है इसके जो आपको समझने पड़ेंगे। एक, निवेश ऐसा नहीं है जो किसी ने बोल दिया कि भाई आप 100 रुपए लगाओ, आपका कोई इसमें रिस्क भी नहीं होगा और आपको जो पैसा है 2 गुना मिलेगा। जो लोग ये बोलते हैं वो बिल्कुल गलत बोलते हैं। सबसे निवेश जब आप करते हो तो आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक, कि जितना पैसा मैंने लगाया है, कम से कम उतना तो मिले, वो मेरा पैसा सुरक्षित रहे।
अगर मैं 1,000 रुपए लगा रहा हूं, तो 1,000 रुपए मेरे सुरक्षित है। इससे कम मुझे नहीं होंगे। ये पैसा मेरा सुरक्षित है। नंबर वन। नंबर टू, कि अगर मैं इस 1,000 रुपए लगा रहा हूं, तो मुझे इसके ऊपर कुछ मिलना चाहिए। चाहे वो 100 रुपए मिले, चाहे वो 50 रुपए मिले, चाहे वो 1,000 रुपए और मिले, बट इसके ऊपर मुझे कुछ मिलना चाहिए। उसको हो गया रिटर्न। ठीक है ना? तो आपको लाभ मिलना चाहिए। ये आपका दूसरा रूल हो गया, नियम हो गया। तीसरा आपको ध्यान रखना है तरलता, कि अगर कल को मैंने जो निवेश किया, उस पैसे को मुझे निकालना है, तो मुझे परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने निवेश कर दिया और आज मेरे पास आपातकालीन परेशानी कुछ आ गई है और वो पैसा मैं निकाल नहीं पा रही हूँ, निकाल नहीं पाऊँ। तो कहीं भी निवेश करेंगे तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप इन तीन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपको कोई भी बेवकूफ बना के आपसे पैसा ले लेगा और बोलेगा कि आपका पैसा हम 4 गुना बढ़ा देंगे, आपको 4 गुना इससे लाभ होगा, और आपने और आपको इससे कुछ रिस्क भी नहीं होगी, डाल दो पैसा। मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं अभी ऐसे, और लोग डाल देते हैं पैसा, सोचते हैं कि बढ़ जाएगा। उनको दिखाते हैं कि ये हमारा, देखो हमने इतना डाला था और हमारा 5 गुना बढ़ गया, आप डालोगे आपका भी बढ़ जाएगा। और लोग पैसे डाल देते हैं, और जब पैसे डाल देते हैं और जब निकालने की बारी आती है तो वो निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है ये समझना कि आपका पैसा जो आप निवेश कर रहे हो वो सुरक्षित हो। इसीलिए कभी भी किसी की बातों में आके निवेश मत कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आता, तो सबसे सुरक्षित है आप बैंक में निवेश कीजिए, आप पोस्ट ऑफिस में निवेश कीजिए, ताकि आपको एक समझ तो हो कि ये पोस्ट ऑफिस में मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा, सुरक्षित है। जो उन्होंने कहा है कि 7.1 का मुझे ब्याज मिलेगा, वो मिलेगा। मैं चाहूं तो ये पैसा अपना निकाल सकती हूँ या निकाल सकती हूँ। इसीलिए कभी भी लालच में आके निवेश मत कीजिए, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे। आप किसी की बात का यकीन मत कीजिए, चाहे कोई भी हो। सो निवेश के लिए आपको क्या याद रखना है, कि आपका एक निवेश का लक्ष्य हो। अगर मैं पैसा डाल रही हूँ पोस्ट ऑफिस में, या डाल रहा हूँ, और हर महीने मैं इतना पैसा डाल रहा हूँ, और ये मैं 10 साल के लिए डालूंगी या डालूंगा, जो मेरा पैसा आएगा 10 साल के बाद, वो मैं क्यों डाल रही हूँ, क्यों, मेरा उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेरा उद्देश्य क्या है, वो हमारा लक्ष्य है। आप उस लक्ष्य के अकॉर्डिंगली पैसा निवेश करोगे। तो सबसे पहले आपको अपना निवेश लक्ष्य डिसाइड करना होगा, उस पे आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना होगा कि इसमें जोखिम कितना है। आज अगर मैं पैसा डाल रहा हूं, तो मैं कितना जोखिम लेने के लिए तैयार हूं। अगर मुझे नहीं लेना है रिस्क, जोखिम नहीं लेना है, तो मैं कम कम अपना रिटर्न भी, मेरे को उससे कितना पैसा मिलेगा, लाभ मिलेगा, वो भी कम होगा, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उसकी समय सीमा कितनी है। ये, जैसे कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना है। अब सुकन्या समृद्धि योजना है जो बच्ची के लिए है। अब वो, उसका समय सीमा 18 साल फिक्स्ड है। अब वो 10 साल से छोटी बच्ची के लिए होता है। अगर सपोज माता पिता ने 1 साल की बच्ची के लिए कर दिया सुकन्या समृद्धि में, तो वो 18 साल तक, दैट मीन्स उसको 19 साल में मिल जाएगा पैसा। 18 साल का है ना इसका समय सीमा। अगर जो 8 साल का बच्ची हो गई है, 8 साल की बच्ची का किया, तो आप उसमें 18 और जोड़ दीजिए, तो अब उसको 26 में मिलेगा। तो ये समय सीमा आपको देखनी है उसके। और इसीलिए जरूरी है कि अगर जैसे आप पीपीएफ में पैसा डाल दो, पीपीएफ में डाल दो तो आपको 15 साल के बाद मिलेगा। तो जरूरी है ना कि आप जितना जल्दी करें उतना अच्छा है। और आपको पता हो कि, और उसमें भी लिमिट फिक्स्ड है। लिमिट फिक्स्ड है कि आप 1.5 लाख से ज्यादा कर नहीं सकते 1 साल में। और आपको पता है कि उसमें जोखिम कुछ है नहीं, क्योंकि ये सरकार इसको
सपोर्ट करती है, इसलिए मेरा पैसा कहीं जाएगा नहीं। तो अगर आप पीपीएफ में आप डाल रहे हो, तो डेफिनेटली आप किस लिए डाल रहे हो? कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए डाल रहे हो, है ना? आपका निवेश लक्ष्य क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए है। तो उसी के लिए आप डाल रहे हो और आपको पता है इसमें रिस्क नहीं है, तो आप उसमें पैसा डाल सकते हो। तो निवेश जब भी आप करेंगे, उसमें एक लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। उसमें आप देखिए कि मेरी क्षमता कितनी है जोखिम लेने की। अगर मेरा पैसा मेरे को लाभ नहीं देगा, अगर मेरा पैसा कम हो गया, तो 5% कम हो जाएगा, तो मैं इसके लिए तैयार हूं या नहीं हूं? अगर नहीं हूं, तो मुझे इस स्कीम में नहीं जाना चाहिए। सो निवेश के ये कुछ नियम हैं जो हर जगह आपको हर जगह लागू होते हैं। चाहे आप कहीं भी जाओ, चाहे आप बैंक में जाओ, चाहे आप शेयर्स खरीदो, चाहे आप बॉन्ड्स खरीदो, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में डालो, कहीं भी डालो, ये आपको ध्यान रखना है। और निवेश का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको मिलता है चक्रवर्ती ब्याज। अब आप खुद देख लो इस टेबल से कि अगर आप साधारण ब्याज में जाओगे, अगर सपोज आपने 1,000 रुपए किए, हर साल आपने 1,000 रुपए किए, और अगर 9% है ब्याज का दर, तो अगर आप इसमें जाओगे साधारण ब्याज में, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 4,600 रुपये मिलेगा। बट अगर आप चक्रवर्ती ब्याज में जाओगे, तो चक्रवर्ती ब्याज में आप क्या देखोगे यहाँ पे? चक्रवर्ती ब्याज में अगर आपने 1,000 रुपए डाले, ये कितना हो गया? ये आपको केवल इंटरेस्ट है, ये इतना मिल रहा है। सो आपका पैसा इसमें कितना गुना बढ़ रहा है। सो इसीलिए जरूरी है कि आपको निवेश जो करना है वो आपको चक्रवर्ती ब्याज का फायदा देता है। क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ये जो 90 रुपए मिले, ये जो 90 रुपए मिले 1,000 रुपए पर 9% ब्याज में, ये 90 भी चले गए आपके। आपने फिर से डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया, निवेश कर दिया। अब जब आपने इन्वेस्ट निवेश कर दिया, तो अब आपको ब्याज कितने पे मिल रहा है? 1,000 पे तो नहीं मिल रहा ना, 1,090 पे मिल रहा है। उसी तरह से जब ये 1,090 का 9% कितना हो गया? आपको ब्याज मिला 98। अब ये 98 जब इसमें जुड़ गया, तो ये कितना हो गया? 172 है ना? तो इसके ऊपर 9% मिल गया। तो आप देख रहे हो कि आपका इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, ब्याज भी बढ़ रहा है, और जो आपको पैसा मिलेगा वो कितना बढ़ेगा। तो इसीलिए निवेश का बेनिफिट होता है, निवेश का ये फायदा होता है कि आपको चक्रवृद्धि। अगर आप केवल बैंक में डालोगे या सेविंग में डालोगे, तो आपको कितना मिलेगा? 4%। वो केवल साधारण ब्याज मिलेगा। तो इसीलिए आप कुछ पैसा साधारण ब्याज में किस लिए डालोगे? आप आपातकालीन के लिए डालोगे। और जो आप निवेश करोगे वो किसके लिए करोगे? आप अपने वित्तीय लक्ष्य को पूरे करने के लिए करोगे निवेश। तो ये आपको विभाजित करना पड़ेगा। अब निवेश के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? आप शेयर में कर सकते हो। अब जैसे शेयर मार्केट में करना है, तो शेयर मार्केट में आपको पता है कि शेयर का प्राइस ऊपर नीचे जाता रहता है, क्योंकि ये कंपनी का शेयर होता है। और अगर कंपनी अच्छा करेगी, उसको फायदा होगा, तो उसका शेयर ऊपर जाएगा। या लोग ऐसा मानेंगे कि ये कंपनी अच्छा करेगी, तो उसका शेयर ऊपर जाएगा। और लोग अगर मानेंगे कि ये कंपनी अच्छा नहीं करेगी, तो वो अपना शेयर बेच देंगे, और उसका शेयर प्राइस, जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। तो शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, इसमें रिस्क भी ज्यादा होती है। इसीलिए अगर आपको शेयर मार्केट में जाना है, तो आप किसमें, अब मैंने आपसे जैसे शुरू में भी शेयर किया, आपको आपसे साझा किया कि अगर शेयर मार्केट में आपको निवेश करना है, तो आप उसी में करिए जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनीज में करिए, जो कि जिनमें स्थिरता है, जिनमें जोखिम कम है। और ऐसा नहीं है कि आज ऊपर जा रहा है मार्केट, तो आपने सोचा कि मेरे को बहुत बहुत फायदा हो रहा है, कल नीचे जा रहा है तो मेरे को लॉस हो गया, मेरा नुकसान हो गया। एक बार आप जब किसी अच्छे शेयर में पैसा डालते हैं, निवेश करते हैं, तो आप निवेश करके रखिए। हमने शुरू में ये हमने बात की ना शुरू में, कि मानसिक रूप से आपको बहुत बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा।
आपको ये चीज़ों का असर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी कि मार्केट नीचे चला गया, मेरे को लॉस हो जाएगा, ये है, वो है। आपको बस एक बार पैसा डाल दिया, आपने सोच समझ के डाला है, आपको पता है ये अच्छी कंपनी है, आपको पता है कि अभी कुछ मार्केट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या परेशानियां आ रही हैं या कंट्री में प्रॉब्लम आ रही है या दूसरी कंट्री की वजह से इंडिया में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसकी वजह से ये शेयर का प्राइस नीचे जा रहा है। पर ये कंपनी एज सच अच्छा काम करेगी आने वाले समय में। और जो आपको लगता है जो चीजें आज बिकती है ना मार्केट में, उन्हीं कंपनीज में आप सोचो। जैसे आप देखो कि सरकार अगर काम कर रही है अ, ऐसी चीजों में, रोड्स पे, फ्लाईओवर्स पे, तो जो कंपनीज के शेयर इसमें हैं, उसमें आप अगर पैसा लगाओगे तो आपको पता है कि क्योंकि सरकार काम कर रही है, तो इन कंपनीज का आगे ऊपर जाएगा ही जाएगा और इनको फायदा होगा। तो मतलब शेयर मार्केट में मैं आपको नहीं राय दूंगी कि आप इस समय निवेश करिए, बट जब आप थोड़ा मार्केट के बारे में समझ जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही अ, मतलब जोखिम वाला काम है शेयर मार्केट। और क्योंकि लोग समझते नहीं है, पैसा डाल देते हैं, और जब ऊपर जाता है तो उनको बहुत फायदा होता है, और जब नीचे जाता है तो उनको बहुत नुकसान होता है। और इसीलिए लोग लखपति भी बन जाते हैं, बट कुछ ही क्षणों में वो बिल्कुल खो भी देते हैं पैसा। तो ऐसा काम मतलब बहुत रिस्की है, इसको नहीं करना चाहिए। उसी तरह से बॉन्ड है, बॉन्ड में जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं, उसमें लोग पैसा, जैसे अब बहुत सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस हैं, ये काम जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर ने किया, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इशू किया, इन्होंने लाए मार्केट में ग्रीन बॉन्ड। जैसे आप देख रहे हो कि वो ग्रीन के लिए काम कर रहे हैं ना, तो ग्रीन बॉन्ड मार्केट में लाए। अब ये जो ग्रीन बॉन्ड मार्केट में आया, इसका पैसा जो लगेगा बॉन्ड से, उनको जो पैसा मिलेगा, वो सारे एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए उसका पैसा खर्च होगा। तो इस तरह के जो बॉन्ड्स आते हैं मार्केट में गवर्नमेंट के, वो अच्छे होते हैं क्योंकि आप इसमें पैसा डाल भी दोगे, थोड़ा सा पैसा डालोगे, और आप पर ये लंबे समय के लिए होते हैं, तो इसीलिए इसमें आपको मिलता रहता है ब्याज 6 6 महीने में। और इसका फायदा ये है कि मतलब जोखिम कम है, बट ये लंबे समय के लिए होते हैं। तो अगर आपको लगता है तो बॉन्ड में डाल सकते हैं, बट सबसे अच्छा है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ये आप इसमें शेयर में भी डाल सकते हो, आप बॉन्ड में भी डाल सकते हो। और ये क्या करते हैं, जैसे थाली होती है ना, हमारी थाली, हम घर में जो थाली खाते हैं, थाली में रोटी होती है, दाल होती है, रायता होता है, एक सब्जी होती है, उसी तरह से ये म्यूचुअल फंड होता है। इस म्यूचुअल फंड में शेयर भी होता है, बॉन्ड भी होता है, और रिजर्व बैंक के भी कुछ निवेश के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो वो एक पूरी थाली होती है। अगर आप अगर आप केवल थाली में, अगर आप खाने में केवल दाल खा लेंगे या खूब सारी दाल खा लेंगे और रोटी नहीं खाएंगे, तो आपको तकलीफ होगी ना। उसी तरह से ये थाली जो है, इस थाली में क्योंकि सब कुछ बराबर है, तो इसीलिए क्या होता है कि जो जोखिम होता है, जो रिस्क होती है, वो विभाजित हो जाती है। और विभाजित होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो लाभ है इसमें, या जो निवेश से आपको फायदा होगा, वो ज्यादा होगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड बेटर होता है, क्योंकि ये ये आपको कंपाउंड चक्रवर्ती ब्याज भी देता है, और आपका जोखिम भी कम करता है, और आपके जो निवेश के लक्ष्य हैं उनको भी अ, मतलब आप उसको पा सकते हैं उसके लिए। उसी तरह से है ईटीएफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि पूरे पूरे जैसे म्यूचुअल फंड जो होते हैं, जिसमें आपको ये नहीं देखना कि एक शेयर में डाल रहे हैं, दो शेयर में डाल रहे हैं। जैसे एनएससी है, एनएससी में 50 शेयर कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स होते हैं। तो उन्हीं सब कंपनीज के स्टॉक में ये पैसा डाल देते हैं। तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे ये जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो ये नीचे जाएंगे। तो ये होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स में क्या है कि आप एक अनुशासित रूप से इसमें निवेश करते हैं।
और आपको इसमें मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा। अब आप इसमें देखो कि अगर हर महीने आप 5,000 रुपए डालो, और अगर आप सोचते हो ये जो निवेश से आपको अ, मतलब लाभ होगा, वो 10% मिलेगा सालाना, ठीक है। और अगर आपने 15 साल के लिए पैसा डाला, तो आपने आपने जो निवेश किया वो कितना किया, 9 लाख रुपए। और आपको जो मिलेगा 15 साल के बाद वो कितना मिलेगा, 20,72,000, 72,000। सो 20,72,000 रुपए आपको मिलेंगे 15 साल के बाद। तो आप समझ रहे हो कि आपने पैसा कितना डाला, 9 लाख, वो भी कितने समय में डाला, 15 साल में। और हर महीने आप कितना डाल रहे हो, बस 5,000। अगर आप 5,000 भी डाल रहे हो, अगर 10% अगर आपको मिल रहा है सालाना इससे निवेश का फायदा, तो क्यों नहीं कर सकते हम। ये है आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आप म्यूचुअल फंड्स में डालिए पैसा, और अनुशासित रूप से डालते रहिए। अगर आप डालते रहेंगे, निवेश करते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में पैसा मिलेगा। सो ये है फायदा। इसको कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। सिस्टमैटिक मीन्स अनुशासित तरीके से पैसा डालना, लंबे समय के लिए, लंबे समय के लिए अनुशासित रूप से, नियमित रूप से पैसा डालना। और उस पैसे को से आपको मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा। सो मैंने आपको बता दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलेगा। और हमने देख लिया कि 1,000 रुपए पे 9% में आपको कितना मिला। और फिर वो फर्दर जो है वो बन गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। अब उससे आपको फिर और मिलेगा पैसा। तो इसीलिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का। पैसा आपको डालना भी नहीं है ज्यादा। किसी भी बैंक में, जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, उस बैंक से आप शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और इसमें सबसे अच्छा फायदा क्या, एक तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। दूसरा ये है कि म्यूचुअल फंड में जैसे आप इधर देखिए कि हर महीने सपोज आपने 5,000 डाल रहे हो आप। अगर म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू होता है। नेट एसेट वैल्यू जैसे आप कल्पना कीजिए कि ये इसका एक जो है इसका कीमत है 50 रुपए। ओके, अगर 50 रुपए इसकी कीमत है, अगर आपने 5,000 रुपए डाले, तो एक शेयर की, चलिए कीमत 50 रुपए है, तो आपको कितने यूनिट्स मिल गए, आपको मिल गए 100 यूनिट। 5,000 डिवाइडेड बाय 50 रुपए, तो 100 यूनिट मिल गए। अब आपको 100 यूनिट मिल गए। अब अगले महीने सपोज एनएवी कम हो गया क्योंकि मार्केट गिर गया, तो एनएवी हो गया इसका 40 रुपए। अब 40 रुपए हो गया, तो नेक्स्ट जो दूसरे महीने आपने 5,000 रुपए डाले, तो 5,000 डिवाइड करो उसको 40 से, तो आपको कितने यूनिट मिल गए, एक सौ एक्सक्यूज मी पच्चीस यूनिट मैडम, मिल ये गए। एनएवी थोड़ा सा बताएंगे, एनएवी क्या होता है? हाँ, एनएवी होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड कंपनी होती है, उनके कुछ संपत्ति होती है, और उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। तो संपत्ति में से जिम्मेदारियां को जब आप माइनस कर देते हो, उसके बाद, और उनके कुछ खर्चे होते हैं, इनके कुछ खर्चे होते हैं, वो निकालने के बाद में जो इसकी वैल्यू आती है उसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। ये नेट एसेट वैल्यू एक तरीके से डिसाइड करती है कि आपको कितने इससे यूनिट्स मिलेंगे। जैसे आप अगर 50 सपोज, जैसे आप शेयर में इन्वेस्ट करते हो, शेयर में क्या करते हो, अगर आपने 1,000 रुपए डाले, अगर एक शेयर की प्राइस, कीमत 10 रुपए है, तो आपको कितने शेयर्स मिलेंगे, 100 शेयर्स मिलेंगे ना। उसी तरह से म्यूचुअल फंड की ये प्राइस है, और आपको म्यूचुअल फंड में शेयर की जगह मिलते हैं यूनिट्स। तो म्यूचुअल फंड में एक शेयर, जैसे शेयर मार्केट में एक शेयर की प्राइस होती है ना, वैसे ये एक यूनिट की प्राइस है। एनएवी जो है एक यूनिट की प्राइस है। तो आपको पता है कि अगर मैंने 5,000 डाले और मेरे को मिलेंगे यूनिट्स,
और यूनिट्स कितने मिलेंगे? अगर एक यूनिट की प्राइस है 50 रुपए, तो मेरे को कितने यूनिट्स मिल गए? 100 यूनिट्स मिल गए। अब दूसरे महीने फिर मैंने 5,000 डाले, और अगर इसके यूनिट की प्राइस हो गई 40 रुपए, क्योंकि मार्केट गिर गया। अगर मार्केट गिर गया, 40 रुपए हो गए, तो मेरे को कितने यूनिट मिल गए? 5,000 डिवाइडेड बाय 40, 125 यूनिट मिल गए। तीसरे महीने अगर मार्केट ऊपर चला गया और एक यूनिट का प्राइस हो गया 45 रुपए, तो मेरे को कितने यूनिट मिल गए? 111.1111। तो आप देख रहे हो कि और ये हर म्यूचुअल फंड के यूनिट का प्राइस अलग अलग होगा। जैसे हर शेयर का प्राइस अलग अलग होता है ना, वैसे ही हर म्यूचुअल फंड के यूनिट का प्राइस अलग अलग होगा। तो अगर आपको देखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो आप क्या देखोगे कि किसका एनएवी एक एक तरह से, मतलब कम से कम उसमें चेंजेस हो रहे हैं, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। तो अगर ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, मतलब ये अच्छे से अच्छा चल रहा है मार्केट में, और आपकी जो रिस्क है ज्यादा नहीं होगी, तो आप इसके इसके इसको डिसाइड करके आप सोच सकते हो कि आपको इसमें पैसा डालना है। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड में अगर आप लगातार अपना निवेश करते हो, तो एक तो आपको फायदा मिल गया चक्रवर्ती ब्याज का। दूसरा आपका फायदा मिल गया आपको कि आपका जो आपको औसत इसका रुपए का औसत रिटर्न मिलेगा, एवरेज रिटर्न मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर चला गया तो आपको बहुत फायदा हो गया, मार्केट नीचे चला गया तो आपको बहुत लॉस हो गया। क्योंकि आप अगर मार्केट ऊपर चला गया तो जो यूनिट का प्राइस बढ़ जाएगा, यूनिट का प्राइस बढ़ जाएगा मतलब आपको कम कम यूनिट मिलेंगे। अगर मार्केट नीचे चला गया तो यूनिट का प्राइस कम हो जाएगा, यूनिट का प्राइस कम हो जाएगा तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। तो अब आपके पास कितने यूनिट्स हो गए? आपके पास टोटल यूनिट्स हो गए कितने? आपने सपोज 15,000 लगाए, निवेश आपने किया 15,000 का, और आपके पास यूनिट्स कितने हो गए? 336.11। ठीक है। अब इतने यूनिट्स हो गए। अब सपोज मार्केट में आज जब आपके पास 336 यूनिट्स हो गए, और मार्केट में जो आपने 45 रुपए का था यूनिट, अब आज वो कोट हो रहा है 100 रुपए का, तो आप उसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कितने पैसे मिल गए? 33,600 रुपए मिल गए। आपने लगाए कितने थे? आपने लगाया 15,000, और आपको कितने मिल गए? 33,600 रुपए मिल गए। तो ये जो संचित इकाइयां है ना, इस संचित इकाइयों को आप किससे गुणा कर देंगे? जो उस दिन का एनएवी होगा। उस दिन का एनएवी अगर बड़ा हो तो आपके हाथ में है। जब एनएवी बड़ा हो तभी आप उसको बेचो मार्केट में। जब एनएवी नीचे हो तो आप क्यों बेचोगे? अगर सपोज आपने जब आपने खरीदा था तब एनएवी था 50, अब आप जब इसको बेचोगे तब कब बेचोगे आप इसको? जब एनएवी का वैल्यू, यूनिट, एक यूनिट आपको मिले 50 से ऊपर। अगर 60 का मिलेगा तब भी आप बेच दोगे, 70 का मिलेगा तब भी बेच दोगे। तो ये आपको फायदा मिलेगा इससे। तो आप पैसा लगाते हो, एक तो आप पैसा लगा रहे हो 5,000 हर महीने, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं है। नंबर टू, इससे आपको मिल रहा है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। नंबर थ्री, इसमें आपका एवरेज जो है वो, उसका जो रिस्क है वो कम होता है, क्योंकि आप उसको एक ही बार में पूरा पैसा नहीं लगा रहे हो। एनएवी बदलता रहता है, और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एनएवी ऊपर जाता है, अगर मार्केट नीचे जाता है तो एनएवी नीचे जाता है। अगर एनएवी नीचे जाता है तो इससे क्या फायदा होगा? आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे। अगर एनएवी ऊपर जाता है तो आपको क्या होगा? कम यूनिट्स मिलेंगे। सो ये काम है म्यूचुअल फंड्स का, और ये फायदा है म्यूचुअल फंड्स का। पैसा कम लगाइए, चक्रवृद्धि ब्याज पाइए, बट इसके लिए एक नियम जो आपको अमल करना पड़ेगा वो है कि नियमित रूप से आपको पैसा डालना होगा, सोच समझकर निवेश करना होगा। तीसरा ये है कि एक संयम रखना होगा। ऐसा नहीं है कि
मार्केट नीचे चला गया तो आप बहुत दुखी हो गए कि मेरा तो पैसा डूब गया। आप देखिए आपको ज्यादा यूनिट मिल जाएंगे ना, तो आप खुश होइए कि मेरे को ज्यादा यूनिट मिल गए। और एक दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप सोचते हो कि ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, अभी मार्केट नीचे गया है, तो इसका एनएवी भी नीचे जाएगा, तो एक यूनिट आपको सस्ता मिलेगा। तो यही समय है जो आप मार्केट में पैसा लगा सकते हो। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको डेफिनेटली उससे रिटर्न ज्यादा मिलेगा, फायदा ज्यादा होगा। तो जब जो भी बड़े बड़े जिन्होंने पैसा कमाया है ना म्यूचुअल फंड से बहुत, उन्होंने इसी तरह से कमाया है, सोच समझ कर कि जब मार्केट नीचे गया उस समय डाल दिया, निवेश किया। और निवेश किया तो जो एनएवी है, जो यूनिट है, वो सस्ते मिल गए और ज्यादा मिल गए। और बाद में जब मार्केट ऊपर गया तो उनको उससे फायदा हो गया। सो ये इसमें आपकी रिस्क जो है कम से कम हो जाती है। आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है। आपको थोड़ा थोड़ा पैसा बराबर से लगाना होता है, नियम से लगाना होता है, और एक संयम रखना होता है, बस दैट्स इट। और सोच समझकर इसका निर्णय लेना पड़ेगा। और जो पैसा आप इसमें लगा रहे हो, वो ये सोचकर लगा रहे हो आपके एक वित्तीय लक्ष्य को पाने के लिए। ऐसा नहीं है कि बस पैसा लगा रहे हैं, बस लगा रहे हैं बिना सोचे समझे। एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, 5 साल के बाद मुझे ये पैसा चाहिए, इसीलिए मैं आज इसमें इतना पैसा लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको ये दिखाया ना यहाँ पे। जिसमें कि आप पैसा, ये वाला जो मैंने आपको दिखाया, ये वाला, ये जो है, ये वाला आप अपना जो भी आपका अमाउंट है, जितना भी पैसा आप लगाना चाहते हो, जो आपको लगता है कि मार्केट में रिटर्न मिलेगा आपको सालाना, और कितने समय के लिए आप लगाना चाहते हो, ये आप खुद कर सकते हो। सेबी की साइट है। अगर आप सेबी की साइट पे, मैं शेयर कर दूंगी इसका लिंक सर से, तो आप उस पे जाओगे तो आप देख सकते हो। आप उसमें बस ये अपना अमाउंट डालो, कितना अमाउंट आपको आप कर सकते हो हर महीने, आप कितने समय के लिए करना चाहते हो, और आपको कितना आप उससे लाभ चाहते हो सालाना, वो डाल दो आप, नंबर्स डाल दो, और आपको पता चल जाएगा। तो आप अपने निवेश लक्ष्य के अकॉर्डिंगली आप इसमें पैसा डाल सकते हो, और आपको पता चल जाएगा कि मेरे को कितना पैसा बचाना है, कितने समय के लिए डालना है, ताकि आप, जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे 20 लाख रुपए मिल जाए 15 साल के बाद, तो मुझे पता है कि मुझे 5,000 डालने हैं हर महीने, और मेरा पूरा निवेश होगा जो वो 9 लाख रुपए होगा। तो वो उसके हिसाब से मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि मेरे को कितना पैसा बचाना है। जो हमने निवेश के लक्ष्य डिसाइड किए हैं, जो हमारे वित्तीय लक्ष्य हैं वो डिसाइड किए हैं, कि मेरे को इतना पैसा क्यों चाहिए, और मैं कैसे इतना पैसा बचाऊंगी हर महीने, ताकि हर महीने मैं डाल सकूं। तो ये फायदा है म्यूचुअल फंड का। और एक सवाल मेरे से ये भी सनातन जी ने शेयर किया था कि पीपीएफ के बारे में बता दीजिए, बिकॉज आप लोग का मेरे ख्याल से एनपीएस में तो आप कर ही रहे हो। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में फायदा ये होता है कि आपका जो पैसा है आप 500 से डाल सकते हो कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख रुपए डाल सकते हो साल में। सो आप 500 डालिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख डालिए। और आपको जो ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जो मिलेगा हर साल, वो मिलेगा 7.1%। और इसको आपको डालना पड़ेगा 15 साल के लिए। और अगर आप चाहते हो कि 15 साल से और बढ़ा दो, तो आप 5 साल और, 5-5 साल का और बढ़ा भी सकते हो। और इसमें कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि ये सरकार इसको, इसका ध्यान, इंडिया की गवर्नमेंट इसको मतलब करती है, ध्यान रखती है, तो इसमें कोई रिस्क भी नहीं है आपको। और इसमें आपको टैक्स का भी फायदा है।
चाहे आप पैसा डाल रहे हो उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा, जो इंटरेस्ट है, जो आप जब इसको निकालोगे उस पे भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये मतलब बहुत अच्छी स्कीम है। बस इसका यही है कि आपको 15 साल के लिए इसमें पैसा डालना है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच सकते हो। और इसमें 1.5 लाख तक आप मैक्सिमम डाल सकते हो। तो ये आपके रिटायरमेंट के लिए या आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, कुछ पैसा निकालना है, जैसे अभी आपका बच्चा छोटा है, या अगर आप चाहते हो उसकी शादी करनी है, या फिर आपको उसके हायर एजुकेशन के लिए करना है, आगे की पढ़ाई के लिए करना है 10 साल 15 साल बाद, तो आप कर सकते हो। तो ये अच्छा है, बट इसमें आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि हर महीने जो आप पैसा डालोगे ना इसमें, वो 5 तारीख के पहले डाल देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये चक्रवर्ती ब्याज जो मिलेगा आपको, तो वो महीने के अंत में, मतलब वो जो जो जितना पैसा है, न्यूनतम जो राशि है, उसी पे मिलेगा आपको। तो अगर आपने पहले ही डाल दिया तो वो न्यूनतम राशि बढ़ जाएगी। अब न्यूनतम राशि बढ़ जाएगी तो उस पे जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा ना। अगर आप 5 तारीख के बाद डालोगे तो न्यूनतम राशि जो है वो कम होगी, और उस राशि पर ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो अगर आप निवेश करते हो पीपीएफ में, तो आप ये ध्यान रखिए कि महीने की 5 तारीख के पहले ही आप उसमें अपना हर महीने का पैसा डाल दीजिए, ताकि आपको जो चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके। तो इसमें रिस्क कुछ नहीं है, बट इसका ये है कि ये लॉक इन पीरियड 15 साल है, तो वो थोड़ा आपको देखना होगा कि अगर आप लंबे समय के लिए चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो। और ये आप पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हो आराम से। आप पोस्ट ऑफिस जाइए, उसमें पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। तो फॉर्म जमा कर दीजिए ऑनलाइन, और केवाईसी में आपको अपना आधार पैन और बाकी फोटो और वो देना होगा। सो ये अपना दे दीजिए, और पीपीएफ का अकाउंट खोल लीजिए। और ये पीपीएफ में आप 5,000 से कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा आप 1.5 लाख तक कर सकते हो। आप जितना ज्यादा डालोगे उतना आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उतना ज्यादा मिलेगा। तो आप इसमें पैसा डाल सकते हो, पासबुक आपको मिल जाएगी, और ऑनलाइन आप कर सकते हो। तो पोस्ट ऑफिस का ऑनलाइन करके आप इसको आराम से कर सकते हो। बैंक्स में भी कर सकते हो, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग है तो उसके साथ भी आप कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी इसको आप कर सकते हो। सो आपको लोन भी मिल सकता है इस पे। बट मैं कभी किसी को राय नहीं दूंगी कि लोन लेना चाहिए। बनती कोशिश कीजिए कम से कम लोन लीजिए। लोग लोन ले लेते हैं कि टैक्स का फायदा मिलेगा, बट मैंने तो अपने जीवन में ये एक असूल बना लिया है कि मैं लोन नहीं लूंगी। क्योंकि लोन लेके फिर उसको आप ब्याज देते रहिए। कोशिश कीजिए कम से कम लोन लीजिए। अगर लोन लेना ही पड़े तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इसको चुकता कर दीजिए। क्योंकि अपने सर पे रन रखना एक अच्छी आदत नहीं है। उसको कम से कम रखिए, क्योंकि ये जो है ऋण, ये तो इसका कोई अंत ही नहीं है ना। आप सोचते जाएंगे कि मैं ये ले लूं वो ले लूं, खत्म ही नहीं होंगी इच्छाएं आकांक्षाएं। तो कोशिश कीजिए कम से कम ऋण हो। और इसके ऊपर आपको, जैसे आपने जितना भी पैसा आपका है उस पे आपको 25% उस पे आपको ऋण मिलेगा। और ये ऋण की लाइक है, तो आप देख सकते हो कि अगर आपको पीपीएफ पे लोन लेना है तो आप लोन भी ले सकते हो। और मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें आप मैक्सिमम जो है 1.5 लाख कर सकते हो। इसके अलावा और भी टैक्स बचाने की, सेव करने की स्कीम्स हैं। वैसे तो अभी बजट में बहुत अच्छा कर दिया इन्होंने, टैक्स का कोई इतना परेशानी नहीं है, पर फिर भी अगर आप चाहते हो तो ईएलएसएस है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, फंड्स होते हैं। एनपीएस तो आप कर ही रहे हो। ये ईएलएसएस पे मैं और बात करूंगी। पीपीएफ मैंने आपको बता दिया 15 साल का लॉक इन पीरियड है। 1.5 लाख मैक्सिमम आप कर सकते हो, टैक्स के सारे आपको फायदे हों। उसके अलावा दूसरा जो टैक्स का आप कर सकते हो, ईएलएसएस कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है। ये उसमें डालते हैं पैसा, इसका 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। सो इसको कहते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। इसमें आप 3 साल के लिए डालोगे पैसा, ये शेयर्स में डालोगे। मतलब ये इसका 80% प्रतिशत
शेयर में डालते हैं पैसा, ठीक है। तो और ये बिकॉज 80% शेयर में डालते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको रिटर्न भी, निवेश का रिटर्न ज्यादा मिलता है। बट थोड़ा रिस्क भी होता है, बट ये मतलब ये बेटर है कि आपको कम से कम रिटर्न तो मिलेगा। तो जो थोड़ा रिस्क लेने को तैयार है वो इसमें डाल दें, एएलएसएस में। तो अगर सपोज पीपीएफ में आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7.1 मिल रहा है ना, 7.1 मिल रहा है, 7.1 मिल रहा है। इसमें 10 से 12 भी मिल सकता है ये एलएसएस में। और टैक्स का बेनिफिट एटीसी में मिलेगा, बट इसका लॉक इन पीरियड 3 साल है। तो वो आपको देखना होगा कि अगर आप चाहते हो तो एलएसएस में थोड़ी रिस्क लेना चाहते हो तो आप कर सकते हो एलएसएस। सो इसमें टैक्स लगेगा आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 12.5% से। और ये सब की तरह ही काम करता है, बट इसमें ये है कि आपका पैसा जो है लॉक इन पीरियड के साथ होता है, और 80% इसमें शेयर्स में डालते हैं पैसा। तो ये भी एक टैक्स बचाने का तरीका है जो कि आपको निवेश का फायदा भी देता है और टैक्स का बेनिफिट भी देता है। एक एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि जो लोन है, लोन को कैसे हम मतलब उसकी जो कॉस्ट हम देते हैं उसको कैसे हम कम करें। तो पहली बात तो आप कम से कम लोन लीजिए, बनती कोशिश कम से कम लोन लीजिए। क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल ही मत यूज कीजिए। क्रेडिट कार्ड जो है उसमें अगर आप यूज करते हैं तो उसमें एक जब स्टेटमेंट आती है तो उसमें देखिए आपके मिनिमम इसमें लिखा होता है, मिनिमम अमाउंट जो आपको देना है। सपोज अगर आपका क्रेडिट कार्ड में पूरा जो आपको देना है पैसा वो 10,000 है, और वो कहते हैं कि मिनिमम आप 3,000 दे दीजिए। आप बड़े खुश होते हैं कि 3,000 दे दिए, 10,000 पूरा अमाउंट है, तो अगली बार दे देंगे बाकी अमाउंट। पर आप समझ नहीं रहे हैं, जो ये 7,000 आपने नहीं दिए इस बार, उस 7,000 पे चक्रवर्ती ब्याज लगेगा। और आपने देखा चक्रवर्ती ब्याज जब निवेश में मिलता है तो उसका कितना फायदा है। बट जब आप लोन पे देंगे चक्रवर्ती ब्याज, तो आपको कितना पैसा सरप्लस देना पड़ेगा, आपको ओवर एंड अबव आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये सोच लीजिए कि अगर क्रेडिट कार्ड पे जो अगर आप यूज भी कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड, तो कोशिश कीजिए जितना पैसा ड्यू है उतना पूरा दीजिए। अदरवाइज आपको चक्रवर्ती ब्याज से ऋण देना पड़ेगा। और बनती कोशिश क्रेडिट कार्ड पे मत जाइए, क्योंकि आजकल देखा है कि जो भी चीजें मिल रही है मार्केट में ईएमआई पे, वो कहते हैं क्रेडिट कार्ड पे आप ले लो, क्रेडिट कार्ड पे ले लोगे तो हम आपको फर्दर इतना डिस्काउंट दे देंगे। और लोग उसकी वजह से ले लेते हैं। कोशिश कीजिए कम से कम क्रेडिट कार्ड पे लोन लीजिए, बनती कोशिश मत लीजिए, क्योंकि ये एक चक्रव्यूह की तरह है, फंस गए तो फंस गए, फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। और जो लोग कहते हैं जीरो ईएमआई पे मिल रहा है सामान, उसकी वजह से क्या हो रहा है, आज के जमाने में लोग लेते जा रहे हैं सामान की जीरो ईएमआई पे मिल रहा है, हमको तो उतना ही पैसा देना पड़ेगा, और हम पैसा दे रहे हैं 6 महीने में, तो क्यों ना ले लें। बट उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपको जो चीज नहीं चाहिए वो भी आप ले रहे हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, वैसे मैं आप लोगों को इसके लिए राय नहीं दूंगी, बट ये कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे लोन ले लिया, 4 जगह से लोन लिया, 4 जगह आपको ईएमआई देनी है। अब 4 जगह ईएमआई देने से अच्छा है कि आप एक लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, और उससे ये चारों लोन चुकता कर दो। और जो पर्सनल लोन है उस लोन पे ही आपको अब ईएमआई देनी पड़ेगी। तो इसको कहते हैं कि सारे लोन को आपने एक साथ करके समेकन करके एक लोन बना लिया, और समेकित करके और उस लोन पे आप ईएमआई दे रहे हैं। तो ताकि आपके जो 4-5 लोन थे उस पे जो आप ब्याज दे रहे थे उस ब्याज से आप बढ़ जाए। बट ये आदत ठीक नहीं है, क्योंकि एक बार जो शुरू हो गया ना, तो हर बार इस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेंगे। और इसका एक और माइनस है कि जो आपका क्रेडिट स्कोर है बैंक्स में, जो आपको आगे कभी लोन लेना होगा, तो वो उसमें मुश्किल होगी, क्योंकि आप जगह जगह से लोन ले रहे हैं और एक से लेके दूसरे को चुका रहे हैं। तो बनती कोशिश इसको मत कीजिए। सो ये मेरी तरफ से उम, आप लोगों के लिए संदेश है। और मैं क्वेश्चंस के लिए तैयार हूँ, अगर आपके कुछ प्रश्न हैं मैली,
ले लूंगी। बट बिफोर उसके पहले मैं बहुत आभारी हूँ आप सबका कि आप लोगों ने मेरे को बहुत बहुत ध्यान पूर्वक सुना, धैर्य से सुना। पता नहीं आप लोगों ने इसको लाइक कितना आप मेरे से इस बात से जुड़ पा रहे हैं। मैडम और मैं मुझे उम्मीद है कि भी अनुरोध करूंगा कि धीरे धीरे ये ऐसी चीज है कि बार बार सेशंस होंगे तो फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। और जो बिल्कुल, आपने बिल्कुल। स्टडी जो पॉलिसीज का जो वो दिया था एक चार्ट, वो भी हाँ हमने जी, सभी हाँ लोगों जी। से शेयर किया है। और हाँ, क्वेश्चंस भी जो लगभग लगभग सभी से लिए गए थे वो आपके सामने रखे गए हैं। प्राय हाँ, सब आपने सभी को समझाने का सब जो है क्लियर कर दिया है। तो मैं उच्च न्यायालय हाँ, विधिक सेवा समिति की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे न्यायिक परिवार की ओर से भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम सभी के लिए दिया है। तो फिर यदि और आगे साहब का जैसा निर्देश होगा तो हम फिर नेक्स्ट सेशंस भी अ, आयोजित करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार मैडम। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने सबने धैर्यपूर्वक सुना। और आए मैं उम्मीद रखती हूँ कि हम बार बार मिलेंगे। और हम जितनी बार मिलेंगे उतनी बार उतनी ज्यादा लोग इस पे अमल करेंगे और बाकी लोगों को भी समझा। और मेरा आप सभी से अनुरोध है हाथ जोड़कर कि आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने जहां भी आप जाते हैं उनको भी ये बात समझाइए, क्योंकि ये ही जीवन का सबसे सरल तरीका है खुश रहने का। सो थैंक यू मैडम। थैंक यू। सादर अभिनंदन सबके लिए। थैंक यू थैंक यू सो मैम। थैंक मच। यू वेरी मच मैडम। थैंक यू।